तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के देकर महल से बाहर फेंक दिया था। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो। तुम झूठी और मक्कार हो। बहुत समय पहले की बात है। अस्वगढ़ राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा विक्रमादित्य की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी रानी चंद्रकली से बोला, चंद्रकली, अब हमारी पुत्री चंद्रलेखा विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। चंद्रकली, हम अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारे पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त चंद्रलेखा से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया और चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, पुत्री चंद्रलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र शौर्य नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। यह तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी चंद्रलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र शौर्य नगरी को देख रही हूँ जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को शौर्य नगरी के राज्य में पाती हूँ तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की शौर्य नगरी इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद होगी। मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी इस संसार में ना हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अटल अंदाज से बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र शौर्य नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उसके कक्ष से बाहर आ गया। वह जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही जिद्द किस्म की थी। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने मंत्री मंगल सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो राजकुमारी कितनी जिद्दी हैं? इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान कर दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी यह ऐलान कर दो कि जिसने भी विचित्र शौर्य नगरी को अपनी आंखों से देखा है वह सीधा मेरे महल में आ जाए और मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा। यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी चंद्रलेखा की शर्त तो बेतुकी है। अपनी जुबान को लगाम दो मंगल सिंह। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई। राजकुमारी चंद्रलेखा को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी छोटी थी तब से हमने उनकी हर एक जिद पूरी की है। हम उसकी यह भी जिद पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। राजा विक्रमादित्य का आदेश सुनकर मंत्री मंगल सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र शौर्य नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा विक्रमादित्य के राज्य में भी यह चर्चा जोरों शोरों पर थी। असुरगढ़ के राज्य में भी आदित्य नाम का सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था। आदित्य दूसरे राज्य से अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी माँ रूपा उसे बोली, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब इस राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तू
मुझे लौटने में महीनों का समय लग जाता है। माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के व्यापार को देश के अलावा विदेश में भी स्थापित करूँ। तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, वो सब बातें छोड़। देख, मुझसे बुढ़ापे में यह सब घर का काम नहीं होता। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब ये है कि तू विवाह करके बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा। यह सुनते ही आदित्य हंसते हुए बोला। अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया तब मैंने एक अजीब खबर सुनी। कैसी खबर? मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य की पुत्री चंद्रलेखा ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र सौर्य नगरी को देखा है वह उसी के साथ विवाह करेगी। तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा विक्रम की पुत्री चंद्रलेखा एक मूर्ख स्त्री होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ, इस तरह की नगरी है ही नहीं तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। यह सुनकर रुक्मिणी डर गई। नहीं बेटा, यह तो धोखा होगा। अरे कोई धोखा नहीं होगा माँ, इसी बहाने तो आपको राजकुमारी बहू मिल जाएगी ना। और वैसे भी मैंने राजकुमारी चंद्रलेखा की सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। अगले दिन आदित्य राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला। महाराज विक्रम से जाके कहो कि मैंने विचित्र सौर्य नगरी को देखा है। यह सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ राजा विक्रमादित्य के पास जाकर बोला। महाराज, महल के बाहर एक सुंदर युवक खड़ा है जो कह रहा है कि उसने विचित्र सौर्य नगरी को अपनी आंखों से देखा है। जाओ, जाकर उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ देर में आदित्य राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमारी चंद्रलेखा आदित्य की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र शौर्य नगरी को देखा है? हाँ राजकुमारी चंद्रलेखा, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी चंद्रलेखा, उस नगरी का द्वार नीले रंग का है और उसके आसपास नीले रंग की किरणें फैली रहती है। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र नील नगरी ऐसी नहीं है, और सच तो ये है कि विचित्र नील नगरी का कोई द्वार ही नहीं है। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों की ओर देखकर बोले, इस झूठे मक्कार नौजवान को धक्के देकर महल के बाहर फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत आदित्य को महल से बाहर फेंक दिया। आदित्य अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ अपने आप से बोला, आज तो बहुत ही ज्यादा अपमान हो गया। अगर यह बात माँ को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विचित्र सौर्य नगरी में घूम कर आ जाऊंगा और राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। इसके लिए मुझे घने जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में मेरी माँ अक्सर मुझे बताया करती थी। इतना बोलकर आदित्य अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वह काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर दौड़ा रहा। जब आदित्य थककर चूर हो गया तो अपना घोड़ा रोककर वह अपने बाप से बोला, आखिर साधु महाराज है कहाँ? वो तो नजर ही नहीं आ रहे। तभी आदित्य की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे।
आदित्य तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। साधु आदित्य की ओर देखकर बोले, देखने में तो तुम एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का भला इस जंगल में क्या काम है? आदित्य सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र सौर्य नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि यह विचित्र सौर्य नगरी कहाँ है। आदित्य की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अच्छा, इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो इस संसार में कहाँ है? देखो, मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह ही नहीं करना है, इसीलिए वो इस तरह की शर्त रख रही हैं। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं न कहीं तो जरूर है। आदित्य की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है। कहते हैं कि उस जंगल के अंदर मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बातें करते हैं। उस मायावी जंगल में एक साधु का वास है। अगर विचित्र शौर्य नगरी का कोई पता बता सकता है तो केवल और केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक जो कोई भी गया है वो जीवित बचकर वापस नहीं आया। बात मेरे आत्मसम्मान की है साधु महाराज, और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़े खतरे मोल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे विचित्र जादुई सौर नगरी का पता उसी मायावी जंगल में जाकर लगाना है तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस मायावी जंगल में जरूर जाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घोड़े पर बैठकर उस मायावी जंगल की ओर चल दिया। ना जाने कितने मनुष्य यहाँ पर आए और इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए और मौत की गोद में समा गए। तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो युवक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आदित्य साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे उस विचित्र सौर नगरी का पता जानना है। साधु रहस्यमय अंदाज में आदित्य की ओर देखते हुए बोला, ये मायावी जंगल है। इस जंगल के अंदर चले जाओ, तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपने कदम बहुत संभाल कर रखना। यहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और नदी कब जमीन बन जाए कुछ पता नहीं होता। और हाँ, तुम्हें यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं जा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आदित्य साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही आगे की यात्रा की और चल पड़ा। आदित्य जंगल में घूम ही रहा था कि अचानक वह डूबने लगा। आदित्य बुरी तरह से घबराते हुए अपने आप से बोला, यह क्या हो रहा है? मैं कैसे डूब सकता हूँ? आदित्य ने अपनी नजर जैसे ही जमीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वह एक नदी के ऊपर था। आदित्य उस नदी से बाहर निकलने के लिए अपने पैर फड़फड़ाने लगा, मगर नदी का पानी आदित्य को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींचने कर रहा था। आदित्य नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल जब आदित्य की आंख खुली तो उसने अपने आप को बहुत ही सुंदर राज्य में पाया, जहाँ पर दो सैनिक खड़े थे जिनके शरीर तो इंसान के थे परंतु उनके चेहरे शैतान के थे। उनमें से एक सैनिक आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम तो कोई मनुष्य हो, तुम विचित्र सौर्य नगरी में कैसे आए? तभी दूसरा सैनिक पहले सैनिक से बोला, इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। दोनों सैनिक आदित्य को पकड़कर एक महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जो आदित्य को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम तो एक मनुष्य हो, भला तुम विचित्र शौर्य नगरी में कैसे आ गए? आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे केवल इतना याद है कि मैं एक नदी में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरी आंख यहाँ पे खुली है। आदित्य की बात सुनकर राजा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस नदी में डूबे थे उस नदी में हमारी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है।
आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वो पृथ्वी लोक पर बहती है, परंतु इस समय तुम विचित्र शौर्य नगरी में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं है बल्कि एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हम तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मनुष्य तुम ही हो जो हमारी पुत्री को श्राप से आज़ादी दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए वर्षों बीत चुके हैं। यह सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी आदित्य की महल में बनी हुई एक बहुत सुंदर मूर्ति पर नजर। आदित्य उस मूर्ति को देखकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। यह मूर्ति तो चंद्रलेखा की है। इतना बोलकर आदित्य उस मूर्ति की ओर बढ़ गया। आदित्य ने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक वह बेहोश हो गया। अगले पल उसकी आंख राजा विक्रमादित्य के महल के बाहर खुली। यह देखकर आदित्य बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने जो सपना देखा था वह सपना था या फिर वास्तविक था? नहीं, वो सपना नहीं, हकीकत था। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को हाथ लगाया मैं बेहोश हो गया। आदित्य तुरंत महल के अंदर की ओर दौड़ा और एक सैनिक से बोला, सुनो, राजा विक्रम से कहो कि मैंने विचित्र सौर नगरी को देखा है। कुछ देर बाद आदित्य राजा विक्रमादित्य और उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने खड़ा हुआ था। तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के देकर महल से बाहर फेंक दिया था? लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो। नहीं राजकुमारी चंद्रलेखा, पहली बार में मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। मैं विचित्र सौर नगरी होकर आया हूँ। तो फिर बताओ मुझे वो कैसे दिखती है? राजकुमारी चंद्रलेखा, विचित्र सौर नगरी का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, परंतु वहाँ के वासी आधे जानवर है और आधे मनुष्य की तरह है। यह सुनकर रानी चंद्रलेखा बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी मेरा शौर्य नगरी जाने का। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छुपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, परंतु आप ये नहीं जानते कि मैं अश्वगढ़ राज्य की राजकुमारी नहीं बल्कि विचित्र शौर्य नगरी की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा था कि तभी रंग बिरंगे किरणों के साथ वहां पर एक साधु प्रकट हो गया। वह साधु वही था जिसने राजा विक्रम को वर्षों पहले राजकुमारी चंद्रलेखा को भेंट में दिया था। उस साधु को देखकर राजा विक्रमादित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमय अंदाज में राजा विक्रमादित्य से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा साधु महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा केवल कुछ महीनों की थी जब आपने मुझे सौंपा था। मैंने इसकी परवरिश की, यह मेरे सामने बड़ी हुई, फिर यह विचित्र शौर्य नगरी की राजकुमारी कैसे हो सकती है? विचित्र शौर्य नगरी एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ही ज्ञानी साधु उस नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र शौर्य नगरी पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में है। वर्षों पहले मैं उस विचित्र नगरी में एक दिन तपस्या कर रहा था कि तभी शौर्य नगरी की राजकुमारी ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे बुरी तरह क्रोध आ गया और मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप के लगते ही राजकुमारी चंद्रलेखा पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गईं। ये देखकर राजकुमारी का पिता फूट फूट कर रोने लगा। मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा कि उसकी पुत्री चंद्रलेखा मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर एक बहुत गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी चंद्रलेखा 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग सिधार गई। तब मैंने तुम्हें इसे भेंट दे दिया। जब चंद्रलेखा 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गईं। राजकुमारी चंद्रलेखा उसी शौर्य नगरी की राजकुमारी है। ये उसका दूसरा जन्म है।
और ये विचित्र शौर्य नगरी में अपने माता पिता से मिलने तभी जा सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से शौर्य नगरी को देखा हो वो चंद्रलेखा से विवाह करेगा। ऐसा करते ही चंद्रलेखा के अंदर विचित्र शौर्य नगरी की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वो आसानी से अपने लोक पर वापस जा सकती है। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से आदित्य से संपन्न कर दिया और रोते हुए अपनी पुत्री चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म की बातें याद आ चुकी हैं राजकुमारी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ समय के लिए विचित्र शौर्य नगरी में अपने माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। वो काफी वर्ष से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक पर ही अपने पति आदित्य के साथ रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा सुनहरी किरणों से वहां से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद वह पृथ्वी लोक पर वापस आ गई और अपने पति आदित्य के साथ खुशी खुशी रहने लगी।